फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता हूँ हमारे सियासतदान और सियासतदानों के रवैये और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जिस तरह की कशीदगी और महाज आराई देखता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या मुल्क के लिए ये भला है, क्या मुल्क के लिए अच्छा है जो कुछ मैं देख रहा हूँ। और माशी तौर पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, वही हालात हैं, न पेट में रोटी न पाँव में जूती। फिर भी हम इस तरह की सियासत कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोस्तों में महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें पाकिस्तान का ये एंकर हमेशा से पाकिस्तान की हुकूमतों को अलार्मिंग सिचुएशन बताता रहता है कि आप इकोनॉमी को सुधार ले और ये रिफॉर्म पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए करते रहें। तो आज इसी वीडियो में आप देखोगे ये लेटेस्ट वीडियो इसका कैसे कैसे कंपेरिजन किया गया दूसरे देशों के साथ, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों के साथ। तो दोस्तों पहले देखिए वीडियो। फिर भी हम इस तरह की सियासत कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ ये भी फील करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए कुछ बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉलर के मुतालिक बात होती है तो फ़ारूक अफजल साहब के साथ इस मौजू पर भी बात करते हैं। फ़ारूक अफजल साहब, सुबह मैं कोशिश कर रहा था कि मैं नोट डाउन कर लूँ वो चीज़ें जिनसे इस मुल्क की जो डॉलर के रेट की सूरत हाल है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, आपके सामने गुज़ार करता हूँ। नंबर 1 कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर रुपए की कदर मुस्तहकम हो, डॉलर की कदर गिरे या डॉलर की और रुपए की आपस में स्टेबिलिटी क्रिएट हो, तो एक्सपोर्ट्स आपको बूस्ट करनी पड़ेंगी। तो अब उस पर मैं नुक्ता ब नुक्ता आपसे बात करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि रेमिटेंसेस आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। कौन सा पॉसिबल है ये आप ही बताएंगे। तीसरा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो डॉलरों वाली बारिश जिसका हमें बताया गया था वो होगी। और चौथे नंबर पर यह है कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, जो कि होती है, कभी वर्ल्ड बैंक हमें देता है, कभी एडीबी देता है, कभी चाइना का डेवलपमेंट बैंक हमें देता है। ये 4 हैं। इसके अलावा मुझे मतलब जो मैंने तहकीक की उससे मुझे पता लगा कि इसके अलावा नहीं है। अगर करना चाहे तो फिर हुकूमत सरकारी तौर पर क्या करती है कि बैनुल अक़वामी सतह पर बॉन्ड या सुकूक वाला इशू कर दे, लेकिन मैं उसके मुतालिक ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए इन 4 नुकात के ऊपर मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट तो मुझे ये पता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ाई जा सकती, मीडियम टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म में बढ़ाई जा सकती है। क्या मुमकिन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैंने पहले भी बात की आपसे कि हमारे यहाँ कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं बनी। जब भी पॉलिसीज़ बनी वो ड्राइंग रूम में बनी, उसका टीवी पे अनाउंस किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कभी भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्योंकि वजह ये कि वो कट पेस्ट करके पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, आप सबक नहीं सीखते बांग्लादेश से, वियतनाम से, जो आपके कंपटीटर कंट्रीज़ हैं। हमें उनको स्टडी करना चाहिए एज ए केस कि उन्होंने कैसे इंक्रीज़ की अपनी एक्सपोर्ट। हम क्या ऐसे हमारे यहाँ नाकामी है, ऐसी हमारी इनकॉम्पिटेंसी है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जिससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही। हम इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इंसेंटिव नहीं। देखिए, बात ये है कि मैं इंसेंटिवाइज को उसके लिए करूंगा। इंसेंटिवाइज जो चीज़ मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूं मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इंडस्ट्री में पाकिस्तान में लगवाऊं, उसके लिए मैं इंसेंटिव्स दूं। ठीक है ना, कि ताकि मेरे मुल्क में ही इंडस्ट्री लगे, उसकी बजाय कि हम इंपोर्ट करें उन चीज़ों को। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी देखिए, बांग्लादेश की आज एक्सपोर्ट सिर्फ गारमेंट्स की $42 बिलियन की एक्सपोर्ट है। वियतनाम आज $42 बिलियन सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है। हमारी तो टोटल नहीं है इतनी। हमारी टोटल इतनी नहीं है। ठीक है, पिछली दफ़ा जो पिछले साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने $30 बिलियन का हमने क्रॉस किया था। ठीक है, अब वो भी कम हो गई हमारी, तकरीबन हमारी 15% एक्सपोर्ट हमारी कम हो चुकी है अभी दोबारा, जब से ये सिलसिला चल रहा है 10 महीने से। अब सेकेंड चीज़ देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ऐसी इंडस्ट्री को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मशीनरी के लिए, चीज़ों के लिए, कि वो जनरेट करें और एक्सपोर्ट अपना चीज़ें बनाएं एक्सपोर्टेबल और एक्सपोर्ट करें। हम गारमेंट्स में वहीं के वहीं खड़े हैं, होम टेक्सटाइल में वहीं के वहीं खड़े हैं। गारमेंट्स में हमारे पास गिन के 200 फैक्ट्रियां हैं। बांग्लादेश में 6000 रजिस्टर्ड, मोर देन 6000 रजिस्टर्ड गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, गारमेंट जहां पर उनके पास यानी वैल्यू एडेड की फाइनल, मतलब क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल जहां वैल्यू एडिशन कंप्लीट होती है ना। दुनिया का कौन सा ब्रांड वहां नहीं बनता। तो हम, अच्छा, आप बांग्लादेश वियतनाम का देखें, वियतनाम का सिर्फ $90 बिलियन तो उनका सी फूड है। $90 बिलियन, जो आज $90 बिलियन जी उनकी इस वक्त $300 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट है। जो मुल्क हमसे आज से 20 साल पहले नीचे था, आज वो $300 बिलियन एक्सपोर्ट करके। 5 दरियाओं का मुल्क तो हम हैं,
कल शोभा तहकीक मुझे बता रही थी 1000 किलोमीटर की समुद्री पट्टी उससे जायद की। तो आप क्या बेच रहे हैं भाई? हम देखिए, हम चने बेच रहे हैं, हम चने बेच रहे हैं। देखिए बात ये है, जब सिंसेरिटी होती है मुल्क के साथ तो आप सारे काम कर सकते हैं। दिस इज, आई मीन, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट प्रिवेल इन पाकिस्तान, ठीक है? नहीं, व्हाट काइंड ऑफ फिश आर दे? दे मस्ट नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग ना, दिस इज सी फूड, इधर दे आर प्रोसेसिंग और दे आर। सर हमारे पास क्या इतना बड़ा अल्लाह ने पट्टी दी है ना हमको, हमने सी फूड पे क्या काम किया बताइए? वही मैं कह रहा हूं ना कि हमने क्या उस इंडस्ट्रीज को, फिशरीज को हमने प्रमोट किया? $90 बिलियन, ठीक है? हमने सी फूड को कोई काम नहीं किया। हम जो कॉटन प्रोड्यूसिंग में 4th लार्जेस्ट कंट्री थे, आज अल्लाह का शुक्र हम 9th नंबर पे आ गए हैं, ठीक है? हमने तो कॉटन की एक्सपोर्ट बढ़ाया कि 2 नंबर या 1 नंबर पे आए। हमने तो अपनी कॉटन की जो प्रोडक्शन वो भी कम कर ली हमने, ठीक है ना? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। आपकी टेक्सटाइल की अगर एक्सपोर्ट अच्छी है तो आप उसको भी सपोर्ट करें, साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी सपोर्ट करें। जैसे फिशरीज एक बात कर रहा हूँ, IT है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दिया उन लोगों को काम करने के लिए। इवन डोमेस्टिक लोगों को भी उनको तो छोड़ दें आप, जो फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा आपने, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर है कि आज से हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर डेवलप हो, जैसे कि बांग्लादेश में है, वियतनाम में, हर बंदा एक्सपोर्ट की सोच रहा होता है, ठीक है? सेकेंडली देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भूल जाएं सर आप, वो कब आएगा? जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होंगी, उनको लगेगा कि यार हम यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर साल बाद 2 साल बाद हमारी इनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, और फिर आप अपने ऐसे एम्बेसडर्स बनाएं। यहाँ पर जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको आप मुल्क से बाहर भेजते हो एम्बेसडर बना के, या जो भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करते। आजकल दुनिया जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का काम है सर। जो भी एम्बेसडर जाए या ट्रेड का बंदा जाए, उनको पता होना चाहिए कि हमने मुल्क की मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने क्या उनको घेरना है, किस तरह पाकिस्तान में लेके आना है। एक पॉजिटिव इमेज तो आए पहले, एंड पॉजिटिव इमेज विल कम when we have political stability in the country, ठीक है? अदरवाइज नहीं आएगा। और जिस किस्म के हालात आज देखें, उसको बंद कर दिया, उसको उठा लिया, उसको नंगा कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, वो फॉरेनर भी देखते हैं यार ये किस किस्म का मुल्क है। आई मीन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि इट हैज बिकम अ बनाना रिपब्लिक नाउ, जिसकी जो लाठी जो भैंस है वो किया जा रहा है। आप कोई फैसले नहीं मानते हो, कुछ नहीं करते हो। रेमिटेंस कैसे आएगा? आपने कहा जी कि फॉरेन रेमिटेंस आएगा लोगों का। देखिए, लोगों जो रेमिटेंस भेजेंगे उनका भी तो एतमाद चाहिए ना। पहले 2018 से पहले तक 17-18 बिलियन डॉलर होता था। पिछली गवर्नमेंट आई तो $30 बिलियन हमने क्रॉस किया फॉरेन रेमिटेंस का। हमने ओवरसीज लोगों को उस हिसाब से अपने, फिर देखिए ये कैसे बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है। हमारे यहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि हम अपनी लेबर को तैयार करें उन लोगों को, और मुल्क से बाहर हम उनकी मार्केटिंग करें कि हमारे पास कौन से ट्रेंड लोग हैं, IT के हैं, अपना इलेक्ट्रिक में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, एनीथिंग। तो हमारा वो एक विजन होना चाहिए, उसकी बाकायदा एक कमेटी होनी चाहिए जो इसको मॉनिटर करे कि हमारे जो लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग दे के मुल्क से बाहर उनकी मार्केटिंग करें, ऐसे मुल्कों में जहाँ के उनको ज़रूरत है लेबर की, और वहाँ मार्केटिंग करें, वहाँ जाएँ, वहाँ के जो इन्वेस्टर है, हमारा जो ट्रेड के लोग हैं, यहाँ से लोग हैं, वो उसको परसू करें, एंड दे शुड मेक श्योर कि हमारे लोग जो सिलेक्ट किए जाए यहाँ से लोग जाएं, ताकि आपके रेमिटेंस बढ़े आपका, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो करने की हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंसेरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए इस मुल्क के लिए। वो नहीं है, ना तो ब्यूरोक्रेसी में है ना कहीं और है। जब तक टेक्नोक्रेट लोग, प्रॉपर जो लोग हैं उस फील्ड में नहीं आएंगे, प्रॉपर इकोनॉमिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो टीम है उनके पास अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी नहीं जिसको पता हो कि इकोनॉमी सीधी कैसे करनी है। कोई बंदा इस वक्त सही काम करने को राजी नहीं है। उनको सिर्फ ये कि किस तरह हमने हुकूमत को बचाना है और आगे कैसे दोबारा आना है। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के हालात आज के समय बद से बदतर हो चुके हैं, और बहुत से रिफॉर्म जो पाकिस्तान को करने थे समय समय पे, वो समय चूकते हुए पाकिस्तान की हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे साथ देती रही, और कोई भी रिफॉर्म पाकिस्तान में आज तक इन्होंने किया नहीं। क्योंकि आज पाकिस्तान अगर कोई जो ये दंश झेल रहा है, ये इस दंश का सीधा सीधा कारण पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस थी, और बैड गवर्नेंस में भी सीधा सीधा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक कुर्सी पाने की जो महत्वाकांक्षा थी, वो आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। क्योंकि समय समय पे जो रिफॉर्म पाकिस्तान की हुकूमतों को करने थे, पाकिस्तान की आवाम को कुछ सहूलियत दिलवाने के लिए, वो पाकिस्तान की हुकूमतें बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो आज कैसे पाकिस्तान का जो ये कंपैरिजन आपने देखा, वियतनाम जैसे देश जो डिफॉल्ट हो चुके, जिनमें इतनी तबाही आई हुई थी कि
आवाम को, वियतनाम की आवाम को खाने के दाने नहीं थे। वो देश अपने आप को कैसे रिफॉर्म के दम पे आज किस स्तर पे पहुंच रहा है, और धीरे धीरे हर कोई वहाँ की आवाम अपना 100% दे रही है अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो तंज कसते हुए इस पैनलिस्ट ने भी सीधा सीधा बताया कि वियतनाम तो सी फूड जैसे $90 बिलियन के आसपास सी फूड बाहर देशों में एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम क्या कर रहे हैं। तो तंज कसते हुए सीधा सीधा इसने कहा है कि हम चने बेच रहे हैं, चने खा रहे हैं और चने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब इनके पास चने बोने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे अगर इन्होंने रिफॉर्म और समय पे सारे काम नहीं किए। तो आज इस पाकिस्तानी मीडिया एंकर ने सीधा सीधा पाकिस्तान की मीडिया को भी हमेशा से पाकिस्तान के मीडिया जगत को भी आईना दिखाया है, कि सीधा सीधा बोला है कि आप जो हम मीडिया का जो सीधा सीधा काम होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों को रिफॉर्म के लिए प्रेशराइज करना, जबकि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां और हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए भागती रहती थी। उनको इस एंकर ने, अली नासिर ने सीधा बताया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जबकि इस और अमल पाकिस्तान की हुकूमतों ने बिल्कुल भी नहीं किया। और कैसे बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश पाकिस्तान को नीचे छोड़ के आगे की तरफ पहुंच गए, क्योंकि विश्व पटल पे आज के समय जो सरवाइव करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि पाकिस्तान के हुकूमतों ने ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया। तो कैसे आज बद से बदतर हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं आपके सामने है। तो दोस्तों इसीलिए फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया के वीडियो लेके आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।